हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 17 और यहाँ से क्लास नंबर 17 से आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली डिस्कस करेंगे इनकम के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से आपका पहला टॉपिक स्टार्ट होता है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। तो इक्विलिब्रियम लेवल का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम लेवल का मतलब ये होता है कि हमारी कंट्री में जितना भी टोटल कंज्यूमर जो है, कंट्री में टोटल कंज्यूमर कह लो और टोटल फर्म कह लो, जितना वो प्लान कर रहे हैं कंजम्पशन करने का, मतलब हम बात कर रहे हैं डिमांड साइड की। डिमांड साइड का मतलब ये होगा कि जितने भी हमारे कंट्री में कंज्यूमर हैं वो कितनी प्लानिंग कर रहे हैं आगे आने वाले एक साल में गुड्स और सर्विसेज का कंजम्पशन करने की, और उसी वैल्यू के बराबर जब फर्म्स विलिंग होती हैं उतनी ही वैल्यू के बराबर गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करने में, मतलब जितनी डिमांड प्लान की जा रही है उतनी ही फर्म्स प्लान कर रही है, उतनी ही प्रोड्यूसर प्लान कर रहा है विलिंगली कि हम इतना गुड्स सप्लाई करेंगे। तो जिस लेवल पर आकर दोनों बराबर हो जाते हैं, जहाँ प्रोड्यूसर भी चाहता है मैं इतना गुड्स सप्लाई कर सकता हूँ और कंज्यूमर कह रहा है कि मुझे इतना गुड्स चाहिए, तो एक गुड्स की डिमांड कर रहा है और एक कह रहा है कि हाँ मैं इतनी गुड्स सप्लाई कर दूंगा जितनी आप डिमांड कर रहे हो। तो जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होते हैं उसे हम इक्विलिब्रियम लेवल कहते हैं। तो एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम जिसे हम 12 महीने का टाइम मांगते हैं। और ये ध्यान रखना, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो होती हैं वो आपकी एस्टिमेटेड होती हैं, एक्चुअल नहीं होती। हम प्लानिंग करते हैं कि आगे आने वाले एक साल में इतनी वैल्यू के बराबर गुड्स और सर्विसेज जो हैं कंज्यूम करने वाले हैं कंज्यूमर, और उतनी ही वैल्यू के बराबर प्रोड्यूसर सप्लाई करने वाला है, वो होता है इक्विलिब्रियम लेवल। जैसे मान लीजिए कि पूरी कंट्री में कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं 400 करोड़ रुपए की गुड्स की, और फर्म ने भी प्लानिंग कर लिया विलिंगली कि हम 400 करोड़ की गुड्स को सप्लाई करेंगे। तो जिस पॉइंट पे आकर वो दोनों एक दूसरे से सहमत हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगी वैल्यू, एक दूसरे की डिमांड और सप्लाई पे जाकर वैल्यू बराबर हो जाएगी, उसे इक्विलिब्रियम लेवल कहा जाता है। ठीक है, और इस इक्विलिब्रियम लेवल को हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट के नाम से भी जानते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का मतलब होता है वो इनकम का लेवल या वो आउटपुट का लेवल जिस आउटपुट लेवल पर सारे के सारे प्रोड्यूसर अपनी फर्म में जितनी भी उनके पास रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज के ऊपर मैन पावर को, मतलब लोगों को, जो मैन पावर है जो जॉब करना चाहती है, जो एम्प्लॉयमेंट चाहती है, उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो जिस इक्विलिब्रियम लेवल पर, इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल पर हम जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं उसे फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो इक्विलिब्रियम लेवल पर ही देखा जाता है, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि फर्म ने अपनी तरफ से जितना उनसे हो सकता है अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग लोगों को रोज़गार दे दिया है। तो यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप ये मत समझना, मतलब यहाँ पर कंफ्यूज मत रहना कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि हमने पूरी कंट्री में जितने लोग बेरोज़गार हैं सभी को रोज़गार दे दिया। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि जितने भी कंपनी के पास रिसोर्सेज हैं इक्विलिब्रियम लेवल पर आकर जो कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम इतने गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे डिमांड के अकॉर्डिंग, जो हमारी एग्रीगेट डिमांड के अकॉर्डिंग एग्रीगेट सप्लाई आई है इतना हम सप्लाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जितने भी रिसोर्सेज कंपनी के पास हैं वो सारे के सारे रिसोर्सेज पर उन्होंने मैन पावर को यूटिलाइज़ कर लिया है। वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पॉइंट है जहाँ पर आपने सभी लोगों को लगा दिया है। अब आपकी कंपनी में कोई भी रिसोर्स ऐसा नहीं है जो आइडियल पड़ा हुआ है, बेकार पड़ा हुआ है। आपने आइडियल पोजीशन में अपने कैपेसिटी को यूटिलाइज़ किया है। जो भी आपकी मशीनरी है, लैंड है, या जो भी आपकी बिल्डिंग है, या जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, सभी रिसोर्सेज पर आपने मैन पावर को लगा दिया है, फुल्ली यूटिलाइज़ किया है ताकि आपकी जो सप्लाई है वो डिमांड के बराबर पहुंच जाए। तो यहाँ पर हमने ये टॉपिक पढ़ लिया कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो होता है वो हमारे प्रोड्यूसर की सप्लाई के बराबर जब पहुंच जाता है जितना प्रोड्यूसर सप्लाई करना चाहता है, विच इज़ कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट डिमांड जब एग्रीगेट सप्लाई के बराबर आ जाती है तो वो इसे इक्विलिब्रियम लेवल कहा जाता है, और उसी लेवल पर जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है वो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कहलाता है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब दोबारा से बता रहा हूँ कि उसको आप ये मत समझना कि पूरी कंट्री में सभी को रोज़गार मिल गया, नहीं, पूरी कंट्री में सभी को रोज़गार नहीं मिला है। अभी भी बहुत सारा इनवॉलेंटरली आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है, जो लोग चाहते भी हैं जॉब करना वो भी बेरोज़गार हैं। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल पर जो फुल एम्प्लॉयमेंट शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो केन्सियंस ने किया है जो इस्तेमाल, उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सभी को रोज़गार मिला है। हाँ, ये ज़रूरी है कि जितने भी रिसोर्सेज कंपनी में हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, जो भी चीज़ें हैं जो प्रोडक्शन काम आती हैं, उन सभी पे मैन पावर को यूटिलाइज़ कर लिया है।
कोई रिसोर्सेज ऐसा नहीं है जो आइडियल पड़ा हुआ है जिस पे एम्प्लॉय की ज़रूरत है और आपने नहीं लगाया हुआ है। तो ये हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट। इक्विलिब्रियम लेवल हमें फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताता है। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा इक्वेशन बनी हुई है कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट क्या होते हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। क्योंकि एग्रीगेट डिमांड में क्या होता है कि एक तो जो हाउस होल्ड सेक्टर होते हैं वो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करते हैं, और जो फर्म सेक्टर होता है वो इन्वेस्टमेंट की डिमांड करता है। मतलब वो क्या करता है, कैपिटल गुड्स की डिमांड करता है, कैपिटल गुड्स में पैसा लगाना चाहता है। ठीक है, तो एक तो हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन करता है और एक फर्म जो है वो कंजम्पशन की डिमांड करती है। तो वो तो हो गया एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट सप्लाई दो चीज़ों से मिलकर बनती है कि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है कि जितना भी हमारा जितना भी हमारा टोटल आउटपुट निकलेगा, सप्लाई करेंगे हम कंट्री में, जितनी भी आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, वो आउटपुट प्रोड्यूस करने से क्या होगा, इनकम जनरेट होगी, नेशनल इनकम। क्योंकि जब आप प्रोडक्शन करोगे तो उतनी वैल्यू के बराबर कंपनी में इनकम जनरेट होगी। जब आप माल बेचोगे तो पैसा आएगा, और उस पैसे का जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जिन लोगों के पास वो पैसा जाएगा कमाने के बाद, जब फर्म पैसा कमाएगी तो किसको देगी, जिन लोगों ने कंपनी में काम किया है। वही लोग क्या करेंगे, कंजम्पशन और सेविंग करेंगे। तो इसीलिए जो एग्रीगेट सप्लाई वाला पार्ट होता है उसमें कंजम्पशन प्लस सेविंग लेते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट होता है। ये 2 सेक्टर मॉडल चल रहा है हमारा, जिसमें हमारा हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर होता है। तो ये बात तो बराबर होगी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी, तो इसका मतलब जो C+I होगा वो C+S के बराबर होगा। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ कि कंजम्पशन प्लस सेविंग एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। और एग्रीगेट सप्लाई को हम नेशनल इनकम के बराबर भी मानते हैं या नेशनल आउटपुट के बराबर भी मानते हैं। ये तीनों बातें सेम होती हैं। एग्रीगेट सप्लाई को आप कंजम्पशन प्लस सेविंग भी कह लो, या नेशनल इनकम कह लो, या फिर नेशनल आउटपुट कह लो, एक ही बात है, क्योंकि ये तीनों का आपस में बिल्कुल कॉमन रिलेशन है। और कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट को हम मानते हैं नेशनल एक्सपेंडिचर, कि फर्म और हाउस होल्ड ने मिलकर कितना डिसाइड किया है कि हम कंजम्पशन करेंगे। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करें कि अगर मान लीजिए कि मैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के दोनों पार्ट पर ये मान के चलूँ कि जो कंजम्पशन हम ले रहे हैं वैल्यू वो सेम है, चाहे एग्रीगेट डिमांड के पार्ट पर ले लो या एग्रीगेट सप्लाई के पार्ट पर ले लो, कंजम्पशन तो हाउस होल्ड ही करेगा। तो यहाँ पर अगर कंजम्पशन की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर C+I = C+S है, तो C और C अगर बराबर हों कंजम्पशन, तो हमारी इक्वेशन एक और निकल के आ जाती है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के अलावा, विच इज़ इन्वेस्टमेंट = सेविंग। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग अगर एक दूसरे के बराबर आ जाती हैं, या एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर आ जाता है, तो दोनों को ही इक्विलिब्रियम पॉइंट माना जाता है। तो इसका मतलब अगर हमें इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है अपने इनकम का, आउटपुट का, एम्प्लॉयमेंट का, तो इक्विलिब्रियम लेवल निकालने के लिए एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच भी हम यूज़ कर सकते हैं, और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का मतलब बराबर होता है। क्योंकि ये जो इक्वेशन है मैंने यहाँ पर आपको बता दी है कि अगर C+I = C+S है, तो C और C की वैल्यू अगर बराबर होगी तो दोनों तरफ से अगर हम C को हटा दें तो I = S रह जाएगा, वो भी हमारा 100 करोड़ रह जाएगा। तो इसीलिए इक्विलिब्रियम लेवल को निकालने के लिए, इक्विलिब्रियम लेवल को फाइंड आउट करने के लिए हम 2 अप्रोच का यूज़ करते हैं जो किन्सियन ने हमें दिया है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। चलिए अब हम देखेंगे एक टेबल की हेल्प से कि किस तरीके से किस पॉइंट पे जाकर हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल को अचीव कर सकते हैं। चलिए एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच के ज़रिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे टेबल की हेल्प से। तो इस टेबल में देखिए टोटल आपके 8 कॉलम्स बने हुए हैं। पहला एम्प्लॉयमेंट का है, दूसरा इनकम का है, तीसरा कंजम्पशन सेविंग, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद एग्रीगेट का कॉलम जो बना हुआ है वो C+I को लेकर है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट को लेकर, जो हाउस होल्ड और फर्म मिलकर एक्सपेंडिचर डिसाइड कर रहे हैं कि इतना हम टोटल मिला के एक्सपेंडिचर करेंगे, हम कंजम्पशन करेंगे पूरी कंट्री में टोटल मिला के। और उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई है जो ये बताती है कि टोटल आउटपुट कंपनी कितना प्रोड्यूस करेगी, जो कंज्यूमर, जो हाउस होल्ड सेक्टर है और जो फर्म सेक्टर है जो डिमांड कर रहा है। उसके बाद रिमार्क्स है, तो पहले कॉलम से हमें पता चलेगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद दूसरा कॉलम है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के बारे में हमें बताएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो है वो पहला पॉइंट हमें ये बता रहा है कि अगर कंट्री में इनकम जनरेट नहीं भी होती है तो लोग कंजम्पशन तो करेंगे, क्योंकि जो बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए लोग क्या करते हैं, इनकम को नहीं देखते, वो अपनी बेसिक नीड्स को देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक घर में, मान लीजिए कि फैमिली में, मान लीजिए एक महीने की कोई इनकम जनरेट नहीं हुई, किसी फैमिली में एक महीने में कोई इनकम जनरेट नहीं हुई, तो क्या उस महीने में कोई कंजम्पशन नहीं होगा? बिल्कुल कंजम्पशन तो होगा। बेसिक नीड्स तो पूरी करेंगे, जो बेसिक्स उनकी ज़रूरत की चीज़ें उनको तो पूरा करेंगे। इसी तरीके से जो ये थ्योरी बनाई गई है उस थ्योरी में ये बताया गया है कि एक ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है, जिसका मतलब ये होता है कि ज़ीरो लेवल इनकम पर भी कंट्री में कंजम्पशन किया जाता है।
तो 40 करोड़ का कंजम्पशन मान लीजिए हाउस होल्ड सेक्टर ने डिसाइड किया और 50 करोड़ का फर्म ने डिसाइड किया कि हम टोटल मिला के 90 करोड़ का कंजम्पशन करेंगे, चाहे इनकम हो चाहे ना हो। तो एक तो जीरो लेवल पर जो एग्रीगेट डिमांड है वो निकल के आ रही है 90 करोड़। ये सारी वैल्यूज़ एस्टिमेटेड हैं, प्लान्ड वैल्यू हैं, अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं, कोई एक्चुअल में ये हमारे सामने फिगर्स आई नहीं है। और फिर उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई नील है, तो इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड के बराबर, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट से सप्लाई से ज़्यादा चल रही है, जो कि हमें अचीव नहीं करना है उस लेवल को। उसके बाद धीरे धीरे इनकम बढ़ती जा रही है, तो कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। तो देखिए 300 करोड़ की इनकम पर आकर अगर आप देखेंगे तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर आ गई। इसका मतलब 300 करोड़ रुपए जो है वो वैल्यू है जिस वैल्यू के बराबर लोग डिमांड कर रहे हैं कंजम्पशन की। मतलब 300 करोड़ रुपए क्या है? 300 करोड़ रुपए वो वैल्यू है जो टोटल गुड्स और सर्विसेज की है, जो कंज्यूमर और फर्म मिलकर डिमांड कर रहे हैं। और ये वही 300 करोड़ रुपए वैल्यू उस गुड्स और सर्विसेज की है जो फर्म ने डिसाइड किया है कि हम सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। तो इस लेवल पर जाकर हमारा इक्विलिब्रियम लेवल अचीव होता है, जो ये दिया हुआ है, जो ग्रीन पेन से मैंने यहाँ पर बॉर्डर किया हुआ है। और इस इक्विलिब्रियम लेवल पर हम जो लोगों को रोज़गार दे रहे हैं वो 30 करोड़ लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट वाले कॉलम में दिखाया हुआ है। तो ये ध्यान रखना कि ये 30 करोड़ रुपए, जो 30 करोड़ हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं लोगों को, 30 करोड़ लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है 300 करोड़ के आउटपुट की वजह से, जो फर्म 300 करोड़ का प्रोडक्शन करेगी उसमें 30 करोड़ लोगों को जो रोज़गार मिलेगा, इसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। तो मैंने पहले ही बताया कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सभी लोगों को कंट्री में रोज़गार मिल रहा है, क्योंकि देखो अगर मैं इनकम को बढ़ा के अपने कंजम्पशन डिमांड को बढ़ा दूँ तो देखिए रोज़गार हम और भी बढ़ा सकते हैं। 40 करोड़ लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, 50 करोड़, 60 करोड़, तो एम्प्लॉयमेंट और भी बढ़ सकता है। तो इसका मतलब ये 30 करोड़ जो एम्प्लॉयमेंट का फुल एम्प्लॉयमेंट जो बोला जा रहा है, इसको ये फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि द एम्प्लॉयमेंट आर गिवन टू द पीपल अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज यूज्ड बाय द फर्म विच इज़ फुल्ली यूटिलाइज्ड। तो फर्म क्या कर रही है, अपने रिसोर्सेज को पूरा अच्छे से यूज़ करने के लिए इतने लोगों को रोज़गार दे रही है कि उनके रिसोर्सेज पे हर इंसान काम करने के लिए लगा हुआ है। सारे के सारे रिसोर्सेज, कोई भी खाली नहीं पड़ा हुआ रिसोर्सेज, सभी रिसोर्सेज पे ह्यूमन बीइंग है, जो मैन पावर है वो एम्प्लॉयड है। तो फुल एम्प्लॉयड का मतलब फुल्ली एम्प्लॉयड मैन पावर ऑन ऑल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर अब यहाँ पर ये तो चलो हमने इक्विलिब्रियम लेवल को अचीव कर लिया, जो हमारा 300 करोड़ रुपए एग्रीगेट डिमांड और 300 करोड़ एग्रीगेट सप्लाई है, इसको इक्विलिब्रियम लेवल बोलते हैं। अब देखिए इसी लेवल पर हमारा जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है वो भी बराबर आ रही होगी। देखिए सेविंग कितनी आ रही है 50 करोड़, इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है 50 करोड़। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पर नोट करने वाली बात है, क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं समझाने के लिए, तो एक दूसरी बात यह है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब बराबर होती है ना, तो अकॉर्डिंग टू किन्सन थ्योरी वो ये कहता है कि इसी को हम इफेक्टिव डिमांड भी बोलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड का मतलब होता है वो डिमांड जिस डिमांड पर फर्म जो है तैयार है अपनी गुड्स को सप्लाई करने के लिए। मतलब इफेक्टिव डिमांड वो डिमांड होती है जहाँ पर कंज्यूमर और फर्म मिलकर डिमांड कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज की, तो उतनी ही वैल्यू के बराबर फर्म भी आउटपुट करने के लिए तैयार है कि हाँ हम आपको गुड्स देने के लिए इतनी वैल्यू के बराबर देने के लिए तैयार है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई ये सारी की सारी टेबल प्लान्ड, ये प्लानिंग चल रही है। आप क्या मानते हैं कि अगर हमने 300 करोड़ के आउटपुट का प्लान किया है 300 करोड़ की कंजम्पशन को पूरा करने के लिए, तो क्या जो हमने प्लानिंग की है वही प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम चलेगा? नहीं, जो हमने प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं चलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो हम प्लानिंग करते हैं, क्या हम जितनी प्लानिंग हम करते हैं, जितनी हम एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई की प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या हम उसको अचीव कर पाते हैं? ऐसा हो पाता है? तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि इन केस ऑफ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से बढ़ जाती है आफ्टर द प्लान्ड आउटपुट। मान लीजिए आपने कोई प्लानिंग की आउटपुट की, कितना आउटपुट हम प्लान कर रहे हैं, और वो प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाई। कंट्री में मान लीजिए डिमांड बढ़ गई, जितनी आपने प्लानिंग की थी ना 300 करोड़ की, मान लीजिए 300 करोड़ से ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है लोगों की। जब रियलिटी में हम काम करना शुरू किया उस 12 महीने में जिसमें हमने प्लानिंग किया है, प्लानिंग करने के बाद जब हमने काम करना शुरू किया, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से बढ़ गई, ठीक है। तो फर्म क्या करेगी? जब डिमांड बढ़ेगी लोगों की, तो फर्म क्या करेगी? फर्म एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई से मैच करने के लिए, बराबर लाने के लिए कि हम जितना लोग डिमांड कर रहे हैं उसको पूरा करें, तो फर्म दो काम करेगी। एक तो फर्म अपना आउटपुट बढ़ाएगी, प्रोडक्शन बढ़ाएगी, क्योंकि डिमांड लोग ज़्यादा कर रहे हैं, और उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या करेगी? एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाएगी, लोगों की ज़रूरत भी पड़ेगी, फैक्ट्री चलाने के लिए और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इससे होगा क्या? अगर हम अपने आउटपुट को बढ़ाते हैं और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाते हैं, बट इन एक्चुअल इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि देखिए रियलिटी में देखिए एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई लाने के लिए हमें आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा। ये तो चलो लॉजिकली हमें समझ में आता है कि ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन रियलिटी में क्या हम ऐसा कर पाएंगे?
क्योंकि एमरजेंसी में जब हम ऐसी सिचुएशन लाते हैं, देखिए जो हमने प्लानिंग की होती है, अगर हम उस प्लानिंग से हटकर हमारे सामने कोई एमरजेंसी आ जाती है, अब देखिए अचानक से डिमांड बढ़ गई, तो अचानक से डिमांड बढ़ने पर जब हम रॉ मटेरियल परचेज़ करेंगे या एम्प्लॉयमेंट लेके आएंगे, तो वो एम्प्लॉयमेंट ध्यान रखिए वो महंगी पड़ेगी। क्योंकि जब कोई प्लानिंग से हटकर हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है कुछ चीज़ अरेंज करने की, तो हमेशा महंगी पड़ती है। मैं आपको एक फैमिली का एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक फैमिली में 4 मेंबर हैं, ठीक है। अब वो 4 मेंबर रहते हैं फैमिली में, और उस फैमिली का जो एक महीने की इनकम है वो 20,000 रुपये है, और वो फैमिली क्या करती है, पूरा का पूरा 20,000 रुपये एक महीने में खर्च कर देती है। और उनके घर में 2 सर्वेंट काम करते हैं, 2 नौकर काम करते हैं। मान लीजिए कि उनके कुछ रिश्तेदार हैं, 4 मेंबर हैं, उनके 4 रिलेटिव्स हैं, जो वो कहते हैं कि हम आपके घर 1 महीना रहने के लिए आ रहे हैं। तो आप सोचिए कि उनकी जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के पहले बराबर चल रही थी, जितना खर्चा था उतना वो कंजम्पशन कर रहे थे। तो अब होगा क्या कि उनकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ गई, कंजम्पशन बढ़ गया क्योंकि मेंबर और बढ़ गए, और सप्लाई है नहीं, इनकम है नहीं, इनकम वही 10-20 हज़ार रुपये है, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई। तो फैमिली क्या करेगी, अब रिलेटिव्स को मना तो कर नहीं सकती, घर से बाहर तो निकाल नहीं सकती, तो फैमिली क्या करेगी, एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई के बराबर लाने के लिए सबसे पहले तो घर में नौकर बढ़ाएगी, क्योंकि जैसे मेंबर बढ़ेंगे आपको नौकर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, एक नौकर को हायर करेंगे। फिर आप गुड्स और सर्विसेज को अरेंज करने की कोशिश करेंगे कहीं से भी, क्योंकि फैमिली को खाना तो खिलाना है। जो रिलेटिव्स हैं उनको ये थोड़ी कहोगे कि हमारे घर इनकम नहीं है तो हम आपको कंजम्पशन नहीं कराएंगे। तो आप सोचिए कि एमरजेंसी में जब आप सर्वेंट हायर करेंगे और गुड्स और सर्विसेज हायर करेंगे, तो वो गुड्स और सर्विसेज क्या पड़ेगी, आपको महंगी पड़ेगी। तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ जाएगी, आपको चीज़ें महंगी मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए जो इक्विलिब्रियम लेवल होता है वो हमारा प्लान्ड होता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमने इक्विलिब्रियम लेवल प्लान किया है, रियलिटी में जब कंट्री में प्रोडक्शन होना शुरू होगा तो हमारी सिचुएशन वही प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलेगी, इक्विलिब्रियम लेवल के अकॉर्डिंग चलेगी, नहीं। जब रियलिटी में काम होना शुरू होता है तो कई बार हमारी प्लानिंग फेल भी हो जाती है। तो जब प्लानिंग फेल होगी, मान लीजिए आपकी प्लानिंग फेल हो गई, इक्विलिब्रियम लेवल जो आपने डिसाइड किया है वो नहीं अचीव हो पाया, तो होगा क्या, या तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से बढ़ जाएगी, या फिर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाएगी। अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है तो उस सिचुएशन में फर्म क्या करेगी, प्लान्ड एक्सपेंडिचर मोर देन प्लान्ड आउटपुट। इसका मतलब जो आपने प्लान किया, जो फर्म ने, जो हाउस होल्ड और फर्म ने प्लान किया था वो एक्सपेंडिचर बढ़ गया। मान लीजिए लोगों ने लोग ज़्यादा डिमांड करने लग रहे हैं, और आउटपुट आपने आउटपुट उतना प्रोड्यूस करने का सोचा नहीं था, क्योंकि आप तो इक्विलिब्रियम लेवल पर सोच रहे थे कि भाई 300 करोड़ का हम आउटपुट करेंगे, तो 300 करोड़ की डिमांड है। अब मान लीजिए डिमांड आपकी बढ़ के 400 करोड़ हो जाए, तो उसको क्या मतलब है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से बढ़ गई। दूसरा, कंज्यूमर एंड फर्म्स टुगेदर वुड बी बाइंग मोर गुड्स देन फर्म आर विलिंग टू प्रोड्यूस। अब क्या सिचुएशन हो गई, एग्रीगेट डिमांड जब एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है तो उसका मतलब ये होता है कि फर्म और हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर दोनों मिलकर ज़्यादा गुड्स की डिमांड कर रहे हैं। इट मीन्स प्लांट इन्वेंट्री वुड फॉल बिलो द डिजायर लेवल। इससे होगा क्या कि कंपनी के पास जितना भी रॉ मटेरियल रखा हुआ है वो तो 300 करोड़ के बराबर रखा हुआ है। अब 400 करोड़ की डिमांड को पूरा करने के लिए 300 करोड़ के आउटपुट को 400 करोड़ पे कैसे लेके आओगे, आप क्या करोगे, प्रोडक्शन बढ़ाओगे, इंक्रीज। पहले तो आप क्या करोगे, डिजायर्ड लेवल पर लाने के लिए मान लो 400 करोड़ पे आपको लाना है, 300 करोड़ की आपकी प्लानिंग थी, अब 400 करोड़ पे आउटपुट लाना है। तो आप क्या करोगे, एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई के बराबर लाने के लिए आप क्या करोगे, अपना आउटपुट बढ़ाओगे और अपनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओगे। लेकिन एमरजेंसी में जब आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओगे या आउटपुट बढ़ाओगे तो उससे होगा क्या, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आएगी। फर्म को जो भी चीज़ें अपने इक्विलिब्रियम लेवल के बाहर जाकर खरीदनी पड़ेंगी, तो उससे होगा क्या, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आएगी। कंपनी को जितनी चीज़ें महंगी पड़ेंगी उसी महंगाई का असर हमारे कंज्यूमर पे पड़ेगा। तो इसीलिए एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आएगी। अगर सिचुएशन आती है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है, लोग प्लानिंग ही नहीं कर रहे कंजम्पशन करने की जितना हमने सोचा था। मान लीजिए लोगों ने प्लानिंग की थी कि 300 करोड़ का 300 करोड़ रुपए का माल पूरी कंट्री में खरीदा जाएगा, ऐसी प्लानिंग चल रही थी। लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने प्लान किया कि नहीं, हम 300 करोड़ का कंजम्पशन नहीं करेंगे, हम 220 करोड़ का कंजम्पशन करेंगे। लेकिन प्लान तो चल रहा था और कंपनी ने क्या किया, अपनी प्लानिंग कर ली 300 करोड़ के आउटपुट को प्रोड्यूस करने की। तो अब होगा क्या कि प्लान्ड स्पेंडिंग इज़ लेस देन द प्लान्ड आउटपुट। अब होगा क्या कि लोग अपनी प्लानिंग गिरा दी लोगों ने अपनी कि हम कंजम्पशन कम करेंगे, और कंपनी ने अपना आउटपुट पहले से डिसाइड कर लिया था। लोग प्लान कर रहे हैं 220 करोड़ का कंजम्पशन का, और कंपनी ने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि हम 300 करोड़ का आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। तो अब क्या करें, 300 करोड़ के आउटपुट के लिए जो रॉ मटेरियल कंपनी के पास पड़ा हुआ है, अब उसको वापस तो भेज नहीं सकते। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी के पास एक्सेस एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। तो कंपनी क्या करेगी, कंज्यूमर एंड फर्म्स टुगेदर वुड बाइंग लेस गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर और फर्म ने डिसाइड किया कि हम कंजम्पशन इस साल कम करेंगे,
क्योंकि पहले तो आपने प्लानिंग के हिसाब से चल रहे थे, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही होती है। तो रियलिटी में क्या हुआ कि कंजम्पशन उतना प्लान नहीं हो पाया, लोगों ने डिमांड नहीं की। तो टू क्लियर द अनवांटेड इन्वेंट्री, जो मार्केट में अब सामान पहुंच गया उसको वापस तो लिया नहीं जा सकता। अब उस केस में क्या करेगी कंपनी, अब प्रोडक्शन करना बंद कर देगी, फर्दर आगे और प्रोडक्शन करना बंद कर देगी, क्योंकि पहले से ही प्लानिंग हो चुकी है कि प्रोडक्शन इतना हम 300 करोड़ का करेंगे। तो उससे क्या होगा कि फर्म क्या करेगी, फर्म अपने बिजनेस में जितना भी लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन करना तो कंपनी बंद कर देगी, क्योंकि पहले से ही मार्केट में बहुत सारा सामान बन चुका है 300 करोड़ का। तो कंपनी क्या करेगी उस केस में, एम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज़ करना शुरू कर देगी, जिससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो आउटपुट का लेवल है वो धीरे धीरे आपके जो डिज़ायर्ड जो डिमांड है उसके बराबर पहुँच जाएगा। चलिए, ये आपको कुछ डायग्राम दिए हुए हैं। जैसे पहला डायग्राम आपको दिया हुआ है जो इक्विलिब्रियम लेवल का डायग्राम है, जिसमें आपका पहले जो ओ लेवल से जैसे आपका ये बना हुआ है ना, एग्रीगेट सप्लाई वाला कर्व बना हुआ है, एग्रीगेट डिमांड वाला कर्व बना हुआ है। तो यहाँ पर ई पॉइंट पे जाके एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को कट कर रही है। ये ई पॉइंट वो वाला पॉइंट है 300 करोड़ रुपये वाला, 300 करोड़ रुपये की इनकम और 300 करोड़ की डिमांड, 300 करोड़ का आउटपुट। नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये है कि जो एक्स एक्सिस है वो ये बताता है कि इतना हम आउटपुट करेंगे, और वाई एक्सिस बताता है लोग इतनी डिमांड करेंगे। तो ई पॉइंट बता रहा है कि इस लेवल पर आकर हमें हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। तो ई पॉइंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पर लोग जितना डिमांड करेंगे उतनी ही हम लोगों को सप्लाई करेंगे। मतलब 300 करोड़ की लोग डिमांड करेंगे और 300 करोड़ का हम लोगों को गुड सप्लाई करेंगे। कोई हमें एम्प्लॉयमेंट को गिराने की ज़रूरत नहीं है। ई पॉइंट पर हमें कोई महंगाई को फेस नहीं करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन को फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है वहाँ ना तो एम्प्लॉयमेंट गिरता है और ना ही इन्फ्लेशनरी सिचुएशन जनरेट होती है। अब आ जाइए डायग्राम नंबर 2 पे। डायग्राम नंबर 2 और डायग्राम नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सेम है, ये वही सिचुएशन है। इसमें बस फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया हुआ है कि जो इक्विलिब्रियम लेवल होता है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है, तो वहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। इसका मतलब कंपनी ने अपने सारे के सारे रिसोर्सेज पर सारे के सारी मैन पावर को लगा दिया है। कोई भी रिसोर्सेज आइडियल नहीं पड़ा हुआ है, बेकार नहीं पड़ा हुआ है। पूरी की पूरी सिचुएशन आइडियल सिचुएशन चल रही है। सारे के सारे रिसोर्सेज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन चल रहा है, और सारे के सारे रिसोर्सेज पर हमने पूरी की पूरी मैन पावर जितनी हो सकती है हमने पूरी लगा चुके हैं, जिसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। मैं दोबारा से बता दूं कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि पूरी कंट्री में सभी को रोज़गार मिला हुआ है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि फर्म ने अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को मैन पावर से पूरा का पूरा अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर लिया है। कंट्री में अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन तब होती है जब आपकी रियलिटी में एग्रीगेट डिमांड जितनी आपने प्लान की थी, अगर वो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से गिर जाती है। अब मान लीजिए आपने 300 करोड़ की प्लानिंग करी कि हम 300 करोड़ का आउटपुट करेंगे और लोग 300 करोड़ का कंजम्पशन करेंगे, लेकिन अब ये थोड़ी है कि जो आप प्लानिंग करते हो उतना ही कंजम्पशन करते हो। अब एक फैमिली में अगर मान लीजिए ये प्लानिंग हुई कि हम अगले महीने अपनी 20,000 रुपये की इनकम में से 15,000 का कंजम्पशन करेंगे। अभी जरूर थोड़ी कि 15,000 का कंजम्पशन होगा, 15,000 से ज़्यादा भी हो सकता है, 15,000 से कम भी हो सकता है। तो इसीलिए मान लीजिए एक सिचुएशन ये भी आ सकती है कि अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाए, तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए पहले आपका इक्विलिब्रियम लेवल ई पे था, अब आपका इक्विलिब्रियम लेवल जो है गिरकर एग्रीगेट डिमांड गिर गई, तो आपका इक्विलिब्रियम लेवल नीचे एफ पॉइंट पे आ गया। तो जब देखिए आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो M से N1 पर आ गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी भी अपना आउटपुट गिराएगी। तो जब कंपनी अपना आउटपुट गिराएगी ना, Y से Y1 पे लेकर आएगी, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने आउटपुट को गिराने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट को भी गिराएगी, क्योंकि आउटपुट गिरने का मतलब ये है प्रोडक्शन रुक गया। प्रोडक्शन रुकने का मतलब है एम्प्लॉयमेंट भी गिरना पड़ेगा। अब जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो लोगों को कंपनी में रखकर करोगे क्या? तो इसलिए एग्रीगेट डिमांड का एग्रीगेट सप्लाई से कम होने का मतलब है कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का रिट्रीचमेंट, एम्प्लॉयमेंट का कम होना। अब दूसरा है आपका ओवर एम्प्लॉयमेंट। ओवर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन वैसे होती नहीं है, अगर हो भी जाती है तो वो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट करती है। तो जो डायग्राम नंबर 3 है, डायग्राम नंबर जो 4 है ना, ये इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को बताता है जब कंट्री में महंगाई बढ़ती है। कंट्री में महंगाई कब बढ़ती है? जब एग्रीगेट डिमांड जब प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से ऊपर चली जाए। अब देखिए जैसे ई पॉइंट है, तो ई पॉइंट यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, ये बताता है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, नो इन्फ्लेशनरी, नो अंडर एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन अगर बाई चांस जितना हमने प्लान किया है कि 300 करोड़, मान लीजिए आपकी प्लानिंग चल रही है कि 300 करोड़ का आउटपुट करेंगे और 300 करोड़ की हमारी जो डिमांड है वो चल रही है, लेकिन डिमांड मान लीजिए 400 करोड़ हो जाए,
तो अगर मान लीजिए डिमांड आपकी एम से N2 पे पहुंच जाती है, डायग्राम नंबर 4 में देखिए M से N2 पे अगर आपकी डिमांड पहुंच जाए तो ऑब्वियस सी बात है आपको Y से Y2 पे अपना आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा, आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ये सिचुएशन खतरनाक है, ये सिचुएशन डेंजरस है, क्योंकि जब आप अपनी आउटपुट को बढ़ाएंगे या एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे अपनी प्लानिंग से हटकर, क्योंकि जो हम चीज़ प्लान करते हैं ना वो हमारी प्लानिंग बिल्कुल ऑप्टिमम होती है। तो ऑप्टिमम सिचुएशन से हटकर जब एडवर्स सिचुएशन आएगी, एमरजेंसी आएगी, तो चीज़ें महंगी तो होंगी होंगी। डिमांड का बढ़ने का मतलब ये है एग्रीगेट सप्लाई से जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो चीज़ें तो महंगी होंगी, क्योंकि कंपनी को अपनी प्लानिंग से हटकर जब काम करना पड़ता है ना, रॉ मटेरियल अरेंज करना पड़ता है, मैन पावर अरेंज करनी पड़ती है, तो वो चीज़ कंपनी को महंगी पड़ती है। तो इसीलिए डायग्राम नंबर 4 हमें इन्फ्लेशनरी सिचुएशन के बारे में बताता है, और डायग्राम नंबर 3 जो होता है वो हमें अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताता है। डायग्राम नंबर 3 में हमारी एम्प्लॉयमेंट को खतरा होता है, डायग्राम नंबर 4 में कंज्यूमर को खतरा होता है चीज़ें महंगी होने का। तो इसीलिए डायग्राम नंबर 2 पे ही हमें फोकस करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमने प्लानिंग करी है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की वही अचीव हो, वही सिचुएशन रहे कंट्री में, जिससे किसी को महंगाई ना झेलनी पड़े और ना ही किसी को अंडर एम्प्लॉयमेंट झेलना पड़े। तो ये था आज की इस वीडियो में डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल अबाउट आउटपुट एंड इक्विलिब्रियम लेवल अबाउट फुल एम्प्लॉयमेंट। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.